14th एडिशन की पहली गेम और आखिरी बॉल फिनिश, इससे अच्छा क्या हो सकता था। दो जायंट्स की थी मतभेड़, एक तरफ मुंबई, दूसरी ओर बैंगलोर, और आज भी भाई कमाल हो गया। वेलकम वंस अगेन क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। और कहना पड़ेगा भाई, पहले ही मैच में ऑडियंस एज ऑफ द सीट एक्शन देखती हुई एबीडी ने किया कमाल, और एंड में 2 पॉइंट पाती हुई बैंगलोर की टीम। हमारे बीच में है हमारे जानदार भाई, और बैठे हैं एक वीरूपा जी मेरे पास बॉम्बे में, दूसरी ओर नेहरा जी जो आराम से अपने घर पे हैं इस वक्त गोवा पे। कैसे बताएंगे इस गेम के बारे में, क्या कहेंगे वीरूपा जी? आखिरी बॉल फिनिश और बैंगलोर को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और मुंबई जो है वो भाई अपनी पहली जीत की तलाश में अपनी ओपनिंग गेम में 2012 से लेकर अब तक। नहीं, बिल्कुल मैच बढ़िया हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफा मैच हो, मैच बराबर करा। एक समय विराट कोहली और मैक्सवेल खेल रहे थे, तब ऐसा लगा कि शायद वो दोनों खत्म कर देंगे, लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद, फिर मैक्सवेल के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि शायद मुंबई वापस आ गया है गेम में। लेकिन अंत में एबीडी का जलवा चला, और एबीडी जब तक थे क्रीज पर तब तक तो फिर बैंगलोर की बल्ले बल्ले थी। लास्ट गेंद पर ऐसा लगा कि कहीं आउट हो जाए, 2 बॉल पे जब 2 रन रह गए थे, कहीं मैच टाई ना हो जाए, सुपर ओवर में ना चला जाए। और ऐसा भी देखा हमने, मलिंगा ने 1-2 बार ऐसा किया, लास्ट में 2-3 बॉलों पर 2 आउट करके मैच को टाई भी कराया, जिताया भी है मुंबई को। तो कुल मिलाकर आईपीएल की शुरुआत बहुत बढ़िया रही, मजा आया, हमें काफी एंजॉय किया। भाई नेहरा जी, जो भी बात कर लें, जो भी सुपरस्टार ये लोग लेकर आ जाएं, भाई घूम फिर के बात जो है वो एबीडी के पास ही आ जाती है। जब तक एबीडी है, मिस्टर 360 है, तो भाई कुछ उम्मीद है, कुछ होप है, बैटिंग ऑर्डर पे ऊपर सुंदर आ जाए, नीचे कोई और आ जाए। लेकिन जब तक एबीडी का बल्ला है, जब तक वो क्रीज पर है, तो ये नदियां पार हो सकती है बैंगलोर की, और आज भी वही हुआ। क्या कहेंगे इस पहले मैच के बारे में और इस शानदार परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि दोनों जो टीम्स है ना, वो एक दूसरी टीम को बोल रही थी कि आप जीतिए, हमें नहीं जीतना। नहीं हमें नहीं जीते, क्यों मैच कुछ इस तरीके से चल रहा था। और कुछ चीजें कभी कभार ऐसी होती हैं कि आपके हाथ में नहीं होती हैं, पर कुछ चीज ऐसी है जो आपके हाथ में, कम से कम आप वो तो ठीक करिए। तो अगर आप आरसीबी की बात करें, हमने मिड शो में भी चर्चा करी थी कि अगर एबी डिविलियर्स से पहले पाटीदार आने वाले हैं या कोई और आने वाला है, और वही बात सच हुई है। पिछले साल भी हमने देखा कि एक बार शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर एबी डिविलियर्स से पहले आए और मैच हार गए। चलिए, आज तो जीत गए, जान बच गई। पर इस टीम में मुझे नहीं लगता कि एबी डिविलियर्स नंबर 5 पर आने चाहिए, कि मैक्सवेल भी उनसे पहले आके गए हैं। करेक्ट। तो एबी डिविलियर्स को तो देखिए ऊपर आना चाहिए। तो फिर कम से कम अगर वो खड़े रहेंगे तो मैच यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, अगर आप आरसीबी के दृष्टिकोण से देखें। पर हमें तो मजा आया, जैसे वीरू ने कहा कि दोनों टीम ने ना इंटरेस्टिंग बनाया है। कि पहले अगर आप आरसीबी की बात करें कि इतनी सारी उन्होंने कैचेस छोड़ी, फिर बॉम्बे की अगर आप बात करें तो कहीं 180-85 बनने थे, वो 160 पे रुक गए। आज भी एक समय जब मैच चल रहा था ऐसा कि आरसीबी को आराम से जीतना चाहिए था, पर उन्होंने खुद इंटरेस्टिंग बनाया। तो कुछ चीजें होती ना कि कभी कभार गेम बहुत सब कुछ टाइट चल रहा है। आज यह चीजें दोनों टीम्स ने ना टाइट करी, क्योंकि शायद पहला मैच भी है टूर्नामेंट का। आप जितनी मर्जी क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी उतना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं भी खेल रहे थे, थोड़े रस्टी दिखे, तो आगे आते हुए शायद और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। पर ओवरऑल एबी डिविलियर्स की मतलब जब तक वो खड़े, जैसे वीरू ने बोला है, सब सारे क्रिकेट फैन जानते हैं कि एबी डिविलियर्स जब तक क्रीज पे होते तो मैच कभी खत्म नहीं होता। और वैसा भी आज उन्होंने एक बार फिर करके दिखाया। हालांकि इस बार छोड़ दिया आधे में, और ऐसा नहीं कि बड़ी स्ट्रोक लगाने के चक्कर में आउट हुए, अपना सर जरूर दीवार पे मार रहे हुए कि जिस तरीके से रन आउट हुए, कि मुकाबला ये टाई भी हो सकता है, आप हार भी सकते थे। फिर जो मैंने अभी कहा कि दोनों टीम्स बात कर रही थी कि आप जीते, कि जो सिंगल हुआ, मोहम्मद सिराज का कोई लेने का रन नहीं था, सिंगल लेने का कोई मूड नहीं था, पर कीपर बड़ा पीछे खड़े थे, ईशान किशन साहब, शायद वहां रन आउट भी हो सकता था। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं दोनों टीम्स के लिए कि यहाँ से कहीं बेहतर करने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर जो एबी डिविलियर्स हैं, आने से पहले वीरूपा जी एक ट्वीट पड़ी थी उनकी कि मैं आ रहा हूँ हिंदुस्तान, और विराट ने उनसे वापस ट्वीट पे कहा था कि देखो भाई, आ तो रहे हो, लेकिन अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स को तगड़ी रखना, अपना फॉर्म सही दिखाना। और यहाँ पर आके अपना फॉर्म बढ़िया दिखाया है, अच्छी लय में लग रहे हैं। और मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर 360, आप क्या कहेंगे इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में आज? नहीं, देखिए, उनकी परफॉर्मेंस तो हमेशा ही दमदार रहती है। जब वो चलते हैं बैंगलोर के लिए, तो बैंगलोर को जिताकर ही लेके जाते हैं। ऐसा नहीं देखा हमने कि एबीडी चले हों और बैंगलोर हार गई हो। आज जरूर थोड़ा एक समय ऐसा लगा कि 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे, वहां पर जहाँ छोड़ कर गए। जनरली वो छोड़ कर नहीं जाते, खत्म करके ही जाते हैं मैच को। लेकिन उस समय ऐसा था कि 2 बॉल पे 2 रन, अगर मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर वो आउट हो जाते तो फिर बैंगलोर थोड़ी मुश्किलों में आ सकती थी। लेकिन कमाल का ये खिलाड़ी है, कितने ही समय तक ये क्रिकेट से बाहर रहे, लेकिन जब आता है तो धमाकेदार शुरुआत करता है। आज उन्होंने दिखाया कि
उनसे पहले मैक्सवेल को जरूर भेजा बैंगलोर ने, लेकिन पीछे सबकी होप यही थी कि यार अभी एबी डिविलियर्स हैं तो वो हैं तो हम लोग मैच जीत सकते हैं, शायद इसलिए उनको पीछे रखा हुआ था। बट आशीष ने एक बात सही कही कि भाई चाहे अगर आपके पास कितनी तगड़े बल्लेबाज हो, वो एबी डिविलियर्स से बेहतर तो नहीं हो सकते। अगर वो बेहतर है तो समझ में आता है कि आप उन्हें पहले भेजे, जब उनसे वो बेहतर नहीं है तो फिर एबी डिविलियर्स को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि वो आगे आएंगे, ज्यादा बोले खेलेंगे तो शायद यहाँ तक नौबत आने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नेरा जी, ये क्या है इस बैंगलोर की टीम के बारे में कि मतलब खुफिया रखते हैं कि बैटिंग ऑर्डर जब होता है तो कोई पता नहीं होता है कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है। हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर और वहीं पर मैच शुरू हो गया था, तुम देखे थे वहां पर वॉशिंगटन सुंदर भाई साहब जो हैं अंदर ओपन करने आ गए हैं विराट कोहली के साथ। तो ये जो है सोच बैंगलोर की कि हर एक बारी कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, ये कहां तक सही है, कब तक इन्हें ऐसे करना चाहिए, और आज कैसे लगा आपको? नहीं देखिए, वॉशिंगटन सुंदर बतौर सलामी बल्लेबाज आए, हमने मिड शो में भी बात करी थी, पहले भी बात करी थी कि चलिए मैं समझ सकता हूं, पर नंबर 3 पर मेरे हिसाब से तो हाँ, अगर विकेट गिर गई पहले ओवर में, दूसरे ओवर में आप 160 चेज कर रहे हैं, चलिए आप नया खिलाड़ी आपने लिया है, वो ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो आपने कहा चलिए उनको चांस दे देते हैं, एबी डिविलियर्स को तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पर एक बार जब ऊपर से 2-3 ओवर निकल गए, आपकी उतनी साझेदारी हो गई और वॉशिंगटन सुंदर उतनी लय में दिखे नहीं, पर जब कुणाल पांड्या ने आउट किया उसके बाद एबी डिविलियर्स को आना चाहिए था। मैं कहता हूँ चलिए आप ग्लेन मैक्सवेल को भेज दीजिए, क्योंकि हमेशा सोचिए कि खेल आप ऊपर से संभालिए, क्योंकि नीचे आपके पास कुछ ऑलराउंडर के तरीके के ना खिलाड़ी हैं, जैसे हर्षल पटेल बल्लेबाजी कर लेते हैं, काइल जेमिसन बल्लेबाजी कर लेते हैं, डैन क्रिस्टन है कि जो बैट्समैन हु कैन बॉल है, तो नीचे तो आपने बाद में घुमाना ही घुमाना है। पर अगर एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज अगर खड़ा हो जाएगा और उनके पास समय होगा तो ये मैच 20वें ओवर छोड़िए, आप ना जिस तरीके से खेल रहा था 18वें 19वें ओवर में भी वो खत्म कर देंगे। तो वहां पर जरूर इनको विचार विमर्श करना चाहिए कि एबी डिविलियर्स मेरे को तो किसी भी एंगल से इस टीम में ना इस बारी ना पिछली बारी नंबर 5 के बल्लेबाज दिखते हैं। 4 से नीचे एबी डिविलियर्स कहीं नहीं आने चाहिए। आरसीबी जीत जरूर गई कि ये 2 पॉइंट जब आप शुरुआत करते हैं, और आरसीबी जैसी टीम के लिए जीत का इंजेक्शन ज्यादा आवश्यक था मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस तो हमने देखा कि 8 साल में पहला मैच कभी भी नहीं जीती, फिर भी 5 बार जीत गई है ट्रॉफी। करेक्ट। तो अगर यहाँ से आप जो जीते हुए मैच है आपके हाथ से अगर आप जाने देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी बैटिंग ऑर्डर, या जैसे कहते हैं ना कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, की जो चीज आपकी हाथ की है कि आपका बैटिंग ऑर्डर किसको कब ओवर देना है, टॉस जीत के क्या करना है, आपके 11 क्या होने हैं, वो सब तो आप बेहतर कर ही सकते हैं। तो जरूर विराट कोहली को, टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस खिलाड़ी को नंबर 5 पे भेजना सही नहीं, चाहे आपने 160 बनाने चाहे 180 बनाने। पर कमाल की परफॉर्मेंस, जहां पर भी खेलते हैं ऊपर आके खेले तो और भी अच्छा करेंगे। वीरूपा जी, आज मैक्सवेल की वसूली हुई या नहीं? कुछ तो हुई, मतलब बीच के ओवरों में कुछ तो हुई। मतलब मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली को इम्प्रेस करने के लिए खेल रहे हैं मैक्सवेल, तो बट नॉर्मल अगर वो पंजाब के लिए खेल रहे होते तो शायद और बेहतर और स्ट्राइक रेट उनका बेहतर होता, लेकिन मैच खत्म करके जाना चाहिए। अगर आपको शुरुआत मिल गई है और आपने 30-35 रन बना लिए हैं तो फिर अपनी टीम को मजेदार से निकाल के लेके जाओ। तो वही तो, इसलिए तो शायद उनकी बोली लगी इतनी बड़ी, मतलब इतना पैसा उनको इसलिए दिया गया कि शायद उनसे ये उम्मीद करते हैं। बट खैर ये तो पिछले साल वाली कहानी है, ऐसी फुलझड़ियां तो उन्होंने पिछले साल भी छुटाई थी, इस बार देखते हैं कि बम का धमाका करते हैं। नहीं मार जरूर, देखिए रन वो बना देंगे, पर जैसा वीरू ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नंबर 4 पे आप, हम तो अभी एबी डिविलियर्स की नंबर 3 की बात मैं कर रहा था, नंबर 4 पे भी आए, क्योंकि मैक्सवेल की गाड़ी में तो गेयर एक ही है। करेक्ट। उन्होंने कुछ चेंज नहीं करना। और देखिए एबी डिविलियर्स से ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि कभी भी आप मैक्सवेल जितना मर्जी बड़े स्ट्रोक लगाने पे आ जाए और जितने मर्जी छक्के चौके मार ले, पर एबी डिविलियर्स की जो एबिलिटी है, चाहे आप मेंटली कह लीजिए, चाहे बल्लेबाजी की एबिलिटी कह लीजिए, एक्सपीरियंस कह लीजिए, वो मैक्सवेल से कहीं ज्यादा है। बहुत कम आप एबी डिविलियर्स को देखेंगे। हाँ, ये जरूर देखेंगे कि उन्होंने स्ट्रोक लगाया, अच्छा स्ट्रोक, कभी कभार लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए, मिड विकेट पे आउट हो गए, T20 है, इस प्रकार की विकेट भी मिलती है गेंदबाज को कि खराब गेंद पे विकेट, अच्छी गेंद पे चौका, वो सब होता है। तो वैसे बल्लेबाज के साथ भी होता है, कभी अच्छी मारी लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गया, बैट के बीचों बीच लगी मिड विकेट में आउट हो गए। पर जिस तरीके से मैक्सवेल आउट हुए हैं कि शॉर्ट फाइन लेग पे, वहां पे आप एबी डिविलियर्स को आउट होते हुए नहीं देखेंगे। करेक्ट। तो उन्होंने रन जरूर बनाए और वो गुण और क्षमता सब मानते हैं, हर फ्रेंचाइजी मानती है, इसीलिए 3-4 फ्रेंचाइजी में घूम के भी इतनी बड़ी उनको राशि मिली। पर फिर भी एबी डिविलियर्स को हमेशा आपको मैक्सवेल से ऊपर रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मैक्सवेल को आप 3 नंबर भेज दीजिए, एबी डिविलियर्स को 4 कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, वो अलग बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, रजत पाटीदार, वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है, पर आपके पास अभी डैन क्रिस्टन बचे हैं, नीचे आपके पास जेमिसन बचे हैं, तो ये खिलाड़ी जो है ना, इनको आप देखिए कैसे यूज करना है। इस मैच में जिस तरीके की पिच थी, हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे कि गेंद गीला हो रहा था, पर फिर भी मुश्किल थी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि
थोड़ा स्टिकी था पिच की, बॉल फंस रहा था पड़ने के बाद, स्पिनर का भी हमने देखा कि एक दो बॉल घूमा गीला होने के बावजूद भी, तो पिच बाद में आसान नहीं थी और साइडे ग्राउंड की जो है बड़ी है, तो आपके जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप आगे भेजें, तो ये बैटिंग ऑर्डर पे जरूर सोचना होगा। बोलिए, थोड़ी बहुत तो नेरा जी हेडलाइन बन गई ना कि वीरू पाजी इज बॉर्डर लाइन हैप्पी विद मैक्सवेल परफॉर्मेंस, बॉर्डर लाइन तक तो पहुंच गए हैं, 19 इनिंग्स के बाद फाइनली एक छक्का, अच्छा भी ना कह रहे, चलो ठीक है हेडलाइन ये तो फुलझड़ी थी यार, ये तो फुलझड़ी थी, ठीक है, आपको एटम बॉम्ब चाहिए जिसकी क्षमता उनमें है। 14 करोड़ रुपए आपके ऊपर खर्चे हैं, तो आप कम से कम अगर आज आपने 30 रन बनाए तो दमदार 30 रन भी नहीं थे, मैं कहूंगा कि 15 बॉल में 30 रन बनाए, ये भी उन्होंने 25-30 बॉलें खेल ली हैं, तो उसके बाद तो आपको मैच जिता के लेके जाना चाहिए ना, या तो आप मैच जिता के लेके जाओ, मैं मान सकता हूँ स्ट्राइक रेट भी नीचे चला जाए, बट यहाँ तो आपका स्ट्राइक रेट भी ऐसा नहीं ऊपर रहा है और आपने मैच भी नहीं जिताया है, तो वो है कि मेरे ख्याल से आपने बस वो एक फुलझड़ियां छुटा दी हैं, तो वो ये जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले जो पिछले साल पूरे साल उन्होंने 14 मैच खेले और उनमें छक्का एक नहीं मारा, आज 19 इनिंग्स के बाद 19 इनिंग्स के बाद 170 बॉल खेलने के बाद छक्का लगा है, तो आपकी बात सुन रहे हैं, उनको दिल पे लग रही है जो आप कह रहे हैं, वो घर जाके सोचते हैं एक बारी के वीरू के बारे में फिर से क्या कह रहे हैं। काश मेरी बात सुन लेते, तो जब मैं उनके साथ खेल रहा था या मैं उनके साथ टीम में मेंटर था, तो हम लोग शायद क्वालिफाई भी कर जाते, जीत भी जाते, पंजाब एक दो बारी और पहुंच जाती, बट मुझे लगता नहीं कि वो वैसे हैं कि किसी की बात सुने। नहीं सर, मेरा दोस्त है, सुनेंगे आपकी बात। सैम, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस ग्राउंड पे ही मुकाबले हैं आरसीबी के काफी, और चेन्नई में हमने देखा है कि लाल मिट्टी की भी पिच है, सफेद मिट्टी की भी, आज सफेद वाली पे मैच हुआ था, तो जिस तरीके की पिच है, अगर बॉल गीली नहीं हुई तो ये जो आरसीबी की बल्लेबाजी है ना, इनको दिक्कत जरूर होने वाली है, ये बात पक्की है। बात फिर घूम फिर के ना, क्योंकि जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं, मैक्सवेल का जो खेलने का तरीका है, तो यहाँ पे आपके विराट कोहली को वो जो कहते हैं ना परसेंटेज क्रिकेट की, आपको 120 के स्ट्राइक रेट से ना लगना पड़ेगा और एंड तक बनाएंगे, तब जाके इनके 170 और 75 रन बनने शुरू होंगे, और साथ में एबी डिविलियर्स, तो वो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता, तो बगैर कहे मतलब विदाउट सेइंग यस वाली बात है कि उन्हें तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ परिस्थितियां चेन्नई में ना, यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद जो है ना काफी टीम्स को तंग करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक विराट कोहली हैं, एबीडी हैं, तो आरसीबी में जान है, लेकिन जान थी बॉलर्स में भी मुंबई की, क्योंकि लक्ष्य था सिर्फ 160 का और मुश्किल जरूर बना दी बल्लेबाजों के लिए। नजर डालते हैं बॉलर्स पे। वीरू पाजी, आपसे जाना चाहूंगा, बुमराह ऑफ कोर्स 2 विकेटें, जैनसन ने आज 2 विकेटें ली, कैसी लगी आपको मुंबई की बॉलिंग आज? देखिए, मुंबई की बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रन थोड़े कम थे, तो शायद आज उनके जो स्पिनर राहुल चहर थे वो भी थोड़े महंगे गए, बट बॉलिंग मुंबई की पूरे कहते हैं हर चीज कवर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो सब कंप्लीट है, लेकिन आज रन कम रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैच आखिरी बॉल तक ले गए, इसलिए क्योंकि उनकी बॉलिंग में दम कम है, खासकर बुमराह को जब 1 ओवर कराया पावर प्ले में और उसके बाद वापस लाए, उन्होंने विराट कोहली का आउट किया, तो उम्मीद यही थी कि भी बुमराह के जो लास्ट के 2 ओवर हैं उनमें वो और 1-2 विकेट लेते तो आज वो शायद मैच निकाल के ले जाते मुंबई के लिए, लेकिन एबीडी के होने के कारण शायद वो नहीं निकाल पाए अंत में विकेट, बट ये मुंबई की बॉलिंग में दम कम है, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले टाइम में इनकी बॉलिंग और थोड़ी बेटर भी होगी, और जब चेंजेस करेंगे रोहित शर्मा जो कप्तान है, वो मैंने जैसे कहा कि 1 या 2 ही चेंज होते हैं उनकी टीम में, कि भाई एक बॉलिंग में चेंज आ गया और एक कहीं बैटिंग में, वरना वो बहुत कम चेंजेस करते हैं। नेरा जी से भी बॉलर्स के बारे में जानेंगे, लेकिन एक स्पेशल सेक्शन में जहां पर लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आस्क क्रिक बज लाइव के अंदर एक सवाल उठाया है नेरा जी खासतौर आपके लिए, और बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट आर्म सीमर है ये मुंबई के लिए इतना खास क्यों है, चाहे वो मिचेल जॉनसन हो, ब्रेंडरऑफ हो, मिचेल मैक्लेनेगन हो या फिर मार्को जैनसन हो, ये क्यों एक लेफ्ट आर्म फास्ट सीमर को लेकर अपनी टीम में आते हैं, ये क्या ऑब्सेशन है और ये क्या नीड है? देखिए, मुंबई इंडियन ऐसी फ्रेंचाइजी है कि जो भी मतलब कोई वैरायटी रह ना जाए, वो हमेशा से बिलीव करते हैं और उसके लिए उसमें वो इन्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल के पास जयंत यादव थे, उन्होंने वो ले लिया उनसे, क्योंकि उनके पास ऑफ स्पिनर नहीं थे, तो अब उनके ऑफ स्पिनर भी है, कुणाल पांड्या भी है, 2 लेग स्पिनर भी हैं, तो उनको सारी वैरायटी पसंद है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो सारे बॉक्स है ना वो टिक कर दें, तो उन्हीं के चलते आप ये सारे नाम देखते हैं कि अभी ये जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आज आपने देखे जैनसन की, नए गेंदबाज हैं, कोई इतना उनको विश्व में जानता नहीं, पर उन्होंने फिर भी उनको रखा हुआ है कि वैरायटी उनको एक चाहिए। मिचेल जॉनसन, मिचेल मैक्लेगन जो काफी समय तक कहीं और इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, पर मुंबई इंडियन उनको अपने साथ रखती थी और उनका भी बेस्ट इस्तेमाल किया, तो इसीलिए 5 बार जीते ना, कि आप वो चाहते हैं कि उसके लिए आप एफर्ट करने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो
विश्व का सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वही हमारी टीम में होना चाहिए। वो कहते हैं एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे पास होना चाहिए। तो वो वैरायटी होनी चाहिए लाइफ में सर, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। रख लो यार, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। देखिए वैरायटी को इस्तेमाल भी करना आना चाहिए ना, कि रोहित शर्मा इतने साल से कैप्टनसी करें कि वो उनको इस्तेमाल भी करते हैं। करेक्ट। आप अगर मिचेल मैकलेलन की बात करें, जेनसन की बात करें, ऐसे जेसन बेयरडॉफ की बात करें, आप मिचेल जॉनसन को छोड़ के बाकी जो तीनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, वो ऐसे नहीं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अपनी टीम्स के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया, पर उनको वो शौक है तो वो रखते हैं अपने पास और उनको यूजफुल भी हुए। अभी मैं तो खुश हूं कि जिस तरीके से जॉश हेजलवुड की रिप्लेसमेंट जो चेन्नई ने ली है, जेसन बेयरडॉफ, वो उनको अगर जितना मैंने जेसन बेयरडॉफ को देखा, अगर उनकी कोई ऐसी इंजरी नहीं है तो वो भी जरूर यूजफुल होंगे, क्योंकि चेन्नई के मैच बॉम्बे के ग्राउंड में है। वहां पे आपको चाहिए अपफ्रंट कोई गेंदबाज जो स्विंग करे और एक दो विकेट झटके, क्योंकि वहां जान नहीं बचेगी। क्योंकि बॉम्बे में जैसा, अगर अगेन बात वही आ गई कि जो जिस वानखेड़े को हम जानते हैं, वहां पे अगर 160 रन का मैच है तो ऐसे आखिरी गेंद तक नहीं जाएगा। चेन्नई में पिच अगर टर्न होता था तब भी चला जाता था 150 रन का भी आखिरी तक, और आज जिस तरीके से स्टिकी विकेट था तो आज भी लास्ट गेंद तक चला गया। तो कुछ टीम्स हैं जो ये चाहती हैं और उस पर काफी वर्क करती हैं। मुंबई इंडियन एक ऐसी टीम है, आपने काफी सारे स्काउट्स भी छोड़े हुए हैं उन्होंने, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, वो फॉलो करते रहते हैं। तो और उसमें फिर जब ऑक्शन में आप प्राइस की भी बात करते हैं, जो आप जो नाम देख रहे हैं, काफी सारे ना कुछ अनसोल्ड भी गए हुए हैं, उनको लिया है। इनमें से कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई 5-6-7 करोड़ में लिए हैं, चाहे आप मतलब एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, पर ये जेसन बेयरडॉफ की बात कर लें, इवन टू मिचेल मैकलेलन की बात कर लें, कि वो सेकंड राउंड में अनसोल्ड कोई जा रहा होता है, सोचते हैं ले लेते हैं, इनको यूज कर लेंगे। सीएसके भी ये काम करने में माहिर है, अब सनराइजर हैदराबाद ये कर रही है। तो जो टीम से करती है कि फ्यूचर देखती है और देखती है कि इस प्लेयर को हम यूज कर सकते हैं, उन्हीं का फायदा होता है। ऐसा नहीं कि आप हर बार बैठे हैं कि जाय रिचर्डसन आए या जेमिसन आए या क्रिस मॉरिस आए। तो ये जो टीम से 14, 16, 18 मैं कहता हूँ अच्छी बात है। अगर आपको लगता है प्लेयर इतना तगड़ा है तो उस पर मैं पैसों पे खाली नहीं जा रहा हूँ, पर वो जो ये टीम्स है ना, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, वो कम पैसों में वो काम कर लेती है। भाई कहने का तात्पर्य आपके सवाल का कि जवाब बड़ा सिंपल है। नीरज जी कह रहे हैं कि भाई वैरायटी होनी चाहिए टीम के अंदर, वैरायटी को यूज करना चाहिए, और इसलिए मुंबई की टीम ये जानदार खिलाड़ी रखते हैं जो लेफ्ट आर्म फास्ट सीमर्स होते हैं। आज वीरू पाजी, नेरा पाजी, एक मतलब ये देखने को मिला, 2 पहाड़ बॉलिंग कर रहे थे, एक तरफ से जेमिसन और दूसरी ओर से जेनसन, दोनों मतलब फर्स्ट फ्लोर से आते हुए, दोनों लंबे चौड़े हट्टे खट्टे। दोनों की बॉलिंग आपको कैसे लगी, खासतौर से दूसरी इनिंग्स में जेनसन की? वीरू पाजी आपसे शुरू करते हैं। देखिए दोनों की बॉलिंग, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की, इंप्रेस किया मुझको, लेकिन दोनों की जो एक कमी मुझे नजर आई वो ये थी, एक तो वेरिएशन कम थी, दूसरी उनकी गति जो थी वो उतनी तेज नहीं थी। ठीक है उनकी हाइट है, ऊपर से आती है, लेकिन आप बैट्समैन को 2 ही तरीके से परेशान कर सकते हो, या तो आपके पास गति इतनी हो या आपका वेरिएशन सटीक हो। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीजें हैं जो ये दोनों इंप्रूव करना चाहेंगे। मतलब मैं तो एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ, आशीष आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे अगर बॉलिंग के बारे में वो बोलेंगे, बट मुझे लगा कि या तो पेस अच्छी 140 के ऊपर हो या उनके वेरिएशंस हो जो कि बैट्समैन को परेशान करे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बैट्समैन 1 या 2 मैच के बाद आपको एनालाइज कर लेते हैं और फिर उसको आपको सेटअप कर लेते हैं बड़े आराम से। जी बिल्कुल ये हमने जेमिसन के बारे में तो खासतौर पर पहले भी चर्चा करी थी कि उनको देखा है टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए कि उनके पास उतना अनुभव नहीं है, दोनों गेंदबाज के पास उतनी वेरिएशन नहीं है, और दोनों के पास हाइट है, इसलिए उन्हें वो अतिरिक्त उछाल जो एक्स्ट्रा बाउंस है वो मिलता है। और आज जिस प्रकार की पिच थी वो दोनों गेंदबाजों को बिल्कुल सूट करती थी जी। और जैसे जैसे इनका कैरियर आगे जाएगा, जिस तरीके की पिच डिफरेंट होगी, क्योंकि आईपीएल क्या ये खेल भी आपको सिखाता रहता, तो इनको भी सीखना होगा, क्योंकि जिस तरीके में के आईपीएल में बल्लेबाज हैं, आप वो एक ही लेंथ पर या एक ही गति से आप गेंदबाजी कर नहीं पाएंगे। तो वो आप जितना जल्दी सीखें उतना बेहतर है। पर दोनों गेंदबाजों के लिए अच्छी चीज क्या है कि कभी कभार आप ना अच्छा करके भी आते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, या आप अपनी जो चाहे आप कैरिबियन प्रीमियर लीग कह लीजिए या बिग बैश कह लीजिए, वहां सब जगह अच्छा करके आते हैं, पर यहाँ आते ही ना फंस जाते हैं किसी ऐसे बल्लेबाज के सामने या फ्लैट विकेट पे, कि पहले 2 मैच में ही आपको इतनी पिटाई पड़ जाती है कि सब आप पे ना डीएनडी लगा देते हैं, कांटा लगा देते हैं कि इतने अच्छे नहीं है। तो वहां पे ये दोनों को एक आज फायदा मिला है, जिस तरीके की पिच है कि बिल्कुल दोनों होनहार गेंदबाज हैं, अतिरिक्त उछाल जरूर है दोनों के पास, पर अभी काफी कुछ सीखना होगा। कि आज जिस तरीके से हमने जेमिसन को भी देखा कि चाहे आप शुरुआत की बात कर लीजिए, चाहे आप आखिर की बात कर लीजिए, कि जो कटर भी डाला वो भी कुछ ना बिल्कुल रुक के बाउंस के साथ आए हैं। तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा, इनका आईपीएल आगे जाएगी, आपको यॉर्कर का भी इस्तेमाल करना है, आपको गेंद थोड़ा टप्पा और आगे भी डालना है, क्योंकि जैसे वीरू ने कहा ना कि बैट्समैन आपको वर्कआउट कर लेता है। तो कोई चाहे आप बल्लेबाज की बात करें चाहे आप गेंदबाज की बात करें, कि आपको जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना बेहतर है। और बाकी टीम मैनेजमेंट और कप्तान का काम है कि नए खिलाड़ियों को आप किस तरीके से बैक करें और कैसा उनका इस्तेमाल करते हैं।
तो दोनों होनहार गेंदबाज हैं और उम्मीद करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए आगे अच्छा करेंगे इस टूर्नामेंट। बिल्कुल सही, इंटरेस्टिंग होगा इनको देखना कैसे परफॉर्म करते हैं। डीएनडी की बात कर रहे हैं, आज एक शख्स है जिनके कमरे के दरवाजे पूरी तरीके से खुले होंगे, जो हर कोई कह रहा होगा भाई अंदर आओ, थोड़ी चाय शाय पियो, थोड़ा गपशप लगाओ। वो हैं पटेल भाई साहब, हर्षल पटेल का जो दिन गया है आज, जिस तरीके से उन्होंने वो विकेटें उठाई हैं, विनिंग रन्स भी मारे एंड में जाकर। ये देखिए भाई 4 ओवर में 5 विकेटें। वीरूपाजी पहली गेम 14th एडिशन की अपनी फ्रेंचाइज के लिए आप खेल रहे हैं, वापस बुलाया गया आपको खेलने के लिए, तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस और अब भाई काफी नजरें होंगी इन पे। और इस गेम के बाद तो भाई सब कह रहे हो कि डेथ ओवर्स में भाई हर्षल को एक बॉल दो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ड्रीम स्टार्ट है आईपीएल के लिए, मैं कहूंगा हर्षल पटेल का, क्योंकि दिल्ली से वो बैंगलोर आए, पहले बैंगलोर में थे, फिर दिल्ली गए, फिर वापस बैंगलोर आए, तो ड्रीम स्टार्ट है। लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि हमने देखा विराट कोहली एक खिलाड़ी पर ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। तो आपको विराट कोहली को इम्प्रेस करने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ एक बार ही परफॉर्मेंस देनी होगी, हर दूसरे या तीसरे मैच में आपको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। जहां आपके 2 या 3 मैच खराब होते हैं वहां वो आपको कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, और फिर दूसरे खिलाड़ी को चांस देते हैं। तो अगर वो बात वो समझेंगे तो फिर उनको हर दूसरे मैच या तीसरे मैच में उनको ऐसे ही परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, तब जाकर वो शायद पूरे मैच खेलेंगे। वरना बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बैंगलोर टीम का हिस्सा होते हैं लेकिन वो 14 मैच नहीं खेलते हैं, क्योंकि विराट कोहली जो है वो एज ए कप्तान उन पर शायद इतना भरोसा नहीं करते अगर वो 3-4 मैच में खराब प्रदर्शन करते हैं। well, अभी तो आज तो कॉन्फिडेंस से ब्रिमिंग होंगे नेहरा जी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है। और ऐसे खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 5 विकेटें लिए, उनको थोड़ा प्यार से, थोड़ा नाजुक से संभालना पड़ता है कि भाई इसी तरीके से सामने आओ, ऐसा ही परफॉर्म करते रहो, हम तुम्हें बैक करते रहेंगे। और भाई आखिरी ओवर में जाके जो 5 विकेटें लिए, कमाल की परफॉर्मेंस। देखिए 5 विकेट तो आपको रोज मिलने वाली नहीं, कई बार बतौर गेंदबाज आप जैसे आज हर्षुल ने गेंदबाजी करी ना, इससे अच्छी भी करेंगे तो भी 4 ओवर में 45 रन चले जाएंगे। पर वो बहुत जरूरी है कप्तान का, कोच का जानना कि किस तरीके की आपने गेंदबाजी करी। आज कुछ कुणाल पांड्या, किरण पोलार्ड की जो मिस हिट गई है, वो किस दिन छक्का भी जा सकता है। और ये बात पहले वीरू ने भी कही कि आपको बतौर गेंदबाज ना कप्तान की वो बैकिंग चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आखिरी के 5 ओवर में 2 ओवर ये करें। क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों को चलाया, विराट कोहली ने उन्हें जेमिसन को, मोहम्मद सिराज को जल्दी इस्तेमाल किया, क्योंकि बीच में एक समय मुंबई इंडियन की गाड़ी अच्छी चल पड़ी थी 180-90 की ओर, तो उन्होंने अपने प्रमुख गेंदबाजों को लगाया। बाद में आके इनको आखिर में विकेट्स मिल गए, पर जितने भी उनके पास विकल्प हैं गेंदबाजी के बाहर, अभी नवदीप सैनी भी हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा कि हर्षुल पटेल के साथ कि हर बार 5 विकेट किसी भी गेंदबाज को नहीं मिलेगी। जी हाँ, आप हमारा कोर ग्रुप का हिस्सा हो, आप अच्छी स्लो रन डालते हो, आप अच्छी स्लो रन बाउंसर डालते हो, तो आप डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो, तो हम आपको इस तरीके से यूज करेंगे। आपको किसी दिन 2 ओवर में 30-40 रन भी पड़ेंगे। अभी तो शुक्र है कि मैचेस बेंगलोर में नहीं है, बेंगलोर के नहीं तो फिर बात बेंगलोर की डेथ गेंदबाजी की होती, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक गेंदबाजी की तो आप बात करिए, पर उस ग्राउंड की भी बात करिए, उस पिच की भी बात करिए कि वहां पे रन इतने बनते हैं। तो वो उस लिहाज से बेंगलोर के लिए अच्छा रहेगा कि चलिए अब चेन्नई में आप खेल रहे हैं कि शायद अगर पिच इसी प्रकार की रही तो रन कम बने, पर वो मुश्किल समय है जहां पर आज हर्षुल ने गेंदबाजी करी, तो यहां से उनको कॉन्फिडेंस आगे लेके जाना चाहिए अपना, और इस मैच का फायदा उठाना चाहिए बेंगलोर को और विराट कोहली को, कि हर्षुल पटेल हमारा एक जो बॉलर है उसने अच्छा किया है। अब हो सकता है 2 मैच अच्छे ना जाए, 3 ना जाए, फिर 5वां अच्छा चला जाए। तो मैं तो ऐसे देखता हूं कि अगर आपने, जैसे वीरू ने भी पहले बोला है कि ज्यादा फेलियर होंगी कम सक्सेस होगी, मैं तो कहता हूं अगर 14 में से कोई भी गेंदबाज जो लगातार 5 के 5 में से 2 ओवर डाल रहा है, अगर उसने 6 या 7 बार भी अपना काम कर दिया तो उसने सीजन के लिए बहुत अच्छा किया जी। जब भी कोई बहुत एक आधी बार ऐसा होता है कि अगर आप विराट कोहली की बात करें कि लगभग 1000 रन बना दिए, डेविड वार्नर ने 800-900 रन बना दिए, नहीं तो जिसको आप 600-700 रन अच्छे गिनते हैं, उसमें 14 में से उसमें भी बल्लेबाज 7 बार रन बनाता है, बाकी 50% तो रन नहीं बनते आपके। तो वैसा ही गेंदबाजी में भी है, वैसे ही गेंदबाजी में है कि देखिए अगर आप ऐसे घुमाते रहेंगे ना, म्यूजिकल चेयर करेंगे जो आरसीबी ने किया है पिछले कुछ साल में, तो आपकी टीम कभी सेटल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं किसने खेलना है मैच। ये और भारतीय टीम में जो हमने पहले चर्चा करी, आपके विकल्प होते हैं कि आप अपने एक के बाद दूसरा खड़ा है। यहाँ पे आप क्या है, भारतीय टीम में आपने चहल को नहीं खिलाया, कुलदीप को खिला लेते हैं, आप कुलदीप को नहीं खिलाया, अक्षर को खिला लेते हैं, अक्षर को नहीं खिलाते, कुणाल पांड्या नहीं, जडेजा, आपके पास लाइन लगी हुई है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर सोचिए कि 3 मैच चहल के 4 ओवर में 45 रन चले गए, तो चहल इतने सीनियर खिलाड़ी, उनको खुद को पता है कि मैंने और बेहतर करना है, पर अगर आप उनको ड्रॉप करेंगे तो कौन डालेगा गेंदबाजी, आप बताइए। तो ऐसे ही फास्ट बॉलिंग में आपके पास अभी एक नवदीप सैनी बाहर बैठे हैं, कल को अगर आप शहबाज अहमद की जगह अगर आप 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, क्योंकि आपके पास केएल जेमिसन और हर्षुल पटेल थोड़ी बल्लेबाजी भी करते हैं, और फिर नवदीप सैनी को ऐड करते हैं,
तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर उन्हीं के साथ आपको खेलना है, उन्हीं को बैक करना है, वो बहुत जरूरी है आरसीबी जैसी टीम के लिए। आरसीबी जैसी टीम के लिए बहुत जरूरी है, जैसे नेहरा जी कह रहे हैं। और भाई आज तो खुशी मना रही होगी रेड आर्मी, क्योंकि पहला मैच जीते भी हैं, अपने 2 अंक कमाए हैं। और मुंबई की टीम भाई हमेशा, उनके फैंस घबराइए मत, स्लो स्टार्टर हैं पर 5 बारी रेनिंग चैंपियंस हैं और इस बार हैट्रिक की तलाश में। अगले मैच की बात करते हैं भाइयों। ये भाई शानदार सा मैच और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, चेन्नई और दिल्ली के बीचों बीच। एक तरफ पहाड़ जैसे कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी, सब इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने के लिए, और दूसरी ओर नए यंग कैप्टन ऋषभ पंत, यंग विकेट कीपर कैप्टन और सीनियर मोस्ट विकेट कीपर कैप्टन के बीच में भिड़ने वाली है जंग। वीरूपा जी, क्या लग रहा है कल के मैच के बारे में? मजा आएगा देखने में, क्योंकि दोनों ऋषभ पंत जो है वो आइडियल मानते हैं एमएस धोनी को, कोशिश करेंगे कि उन जैसी कुछ मिलती जुलती कप्तानी भी करें, वो बल्लेबाजी करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, वो वैसी हो सकता है थोड़ी कप्तानी भी देखने को मिले, लेकिन मुकाबला मुझे लगता है कि अच्छा होगा, टक्कर का होगा। बड़े टाइम के बाद एमएस धोनी को वापस खेलते हुए देखेंगे हम। लेकिन एक चीज और अच्छी है चेन्नई के लिए, क्योंकि सुरेश रैना की वापसी हुई है, तो वो एक अच्छी बात है। और उन्होंने भी अपने इंडियन बैट्समैन को बढ़ाया, रॉबिन उत्तपा को लेकर आए हैं और सुरेश रैना है, प्लस पुजारा को भी लिया है उन्होंने, तो मोइन अली भी टीम के अंदर आए हैं। तो काफी कुछ पिछले साल के मुकाबले चेंजेस हुए हैं, तो मजा आएगा देखकर, खासकर जो ये बैटल है ऋषभ पंत और एमएस धोनी की। मतलब गुरु और चेला मैं कह सकता हूँ कि गुरु एमएस धोनी और चेले हैं ऋषभ पंत। आइडलाइज तो पूरा करते हैं, उनको बरकरार करते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल अलग करते हैं ऋषभ पंत, और वो है कि विकेट के पीछे खड़े होकर बहुत बात करते हैं। और बतौर कप्तान तो मुझे लगता है कि नेहरा जी और भी बात करेंगे। अब एक नजर उनकी टीम पे डालते हैं, उनकी स्क्वाड पे डालते हैं, जहां पर ऋषभ पंत कप्तान है, यहाँ पर श्रेयस अय्यर ऑफ कोर्स नहीं खेल रहे हैं। पर क्या कहते हैं दिल्ली की स्क्वाड के बारे में? पिछले बार भाई नंबर 2 पे फाइनल पे पहुंची थी ये टीम, थोड़ा सा चूक गई, लेकिन इस बार कैसी लगती है स्क्वाड आपको? देखिए, स्क्वाड तो बहुत अच्छा ही है, कुछ ऐड ही हुआ है। आपको सिर्फ एक, अगर कप्तान की बात करें, श्रेयस अय्यर अभी नहीं है, वो इंजर्ड हुए, पर आपके पास विकल्प हैं पीछे, तो टीम तो आपकी बिल्कुल तगड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं। पर आप अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं कि कल जैसे रबाडा और अगर नौकी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप उनकी जगह फॉरेन फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएंगे, या आप क्रिस वोक्स और टॉम करन की तरफ निगाहें करेंगे? आपके पास इंडियन पेस बैटरी काफी है, उमेश यादव को आपने लिया, ईशांत शर्मा का अनुभव आपके पास है, आवेश खान एक नौजवान गेंदबाज हैं, तो वो मैं देखना चाहूंगा कि क्या क्रिस वोक्स और टॉम करन के साथ जाते हैं, या फिर स्टीव स्मिथ को खिलाते हैं और अजिंक्य रहाणे को ना खिला के, तो कुछ चीजें देखने वाली होंगी। पर अगर आप ओवरऑल स्क्वाड की बात करें, तो ये भी एक ऐसा स्क्वाड है जिसके पास गुण और क्षमता की कोई कमी नहीं है, और कप्तान अलग है, तो इस बार खेलने का तरीका शायद थोड़ा अलग होगा। तो ऋषभ पंत को कल मैच के बाद कि वो एक कीपिंग की और बैटिंग की जो बात है, वो तो बात की बात है, ये जरूर एमएस धोनी से पूछना चाहिए आगे चलते हुए कि मैं टूर्नामेंट में क्या क्या चीजें कर सकता हूँ एज ए कैप्टन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बार फिर नजर आते हैं इस चेन्नई की टीम के ऊपर, और वीरूपा जी की राय भी लेंगे कि जिस तरीके की ये स्क्वाड है, जिस तरीके के यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, जो नई एडिशंस हैं, यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर ला सकते हैं एक बार फिर से चेन्नई की टीम। ये रही आपके सामने। वीरूपा जी, क्या लग रहा है इस टीम को देखकर, आपकी ख्यालात क्या हैं कि कैसे चेन्नई की टीम वापसी करेगी? क्योंकि पिछले साल पाजी नंबर 7 पे खत्म की थी, ये भी 3 बार लगातार चैंपियन बन चुके हैं, तो क्या करना चाहिए? खिलाड़ी सही हैं आपके हिसाब से? देखिए, इन्होंने रॉबिन उत्तपा और सुरेश रैना 2 एडिशन होंगे बैटिंग में, जो कि पिछली बार नहीं थे। पुजारा जरूर ले, मेरे ख्याल से पुजारा इसलिए लिए हैं कि आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों के शायद उनकी जगह इस्तेमाल कर लें, या एज अ ओपनर एक तरफ से उनको बोले कि भाई आप पकड़ के रखें, और दूसरी तरफ से उनके हार्ड हिटर वो करे बल्लेबाजी। बट फिर भी मुझे लगता है कि पहले पुजारा को मौका नहीं मिला है, क्योंकि रॉबिन उत्तपा और सुरेश रैना के आने से कॉम्बिनेशन बेटर हो जाएगा, जो इंडियन बैटिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, जो पिछली बार लैकिंग थी, क्योंकि ना तो सुरेश रैना थे ना अंबती रायडू इतने फॉर्म में थे, फिर इंजर्ड हो गए थे, इंजर्ड होने के बाद उनकी फॉर्म चली गई थी। फिर नए युवा खिलाड़ी ऋतुराज पे आए थे, तो उन्होंने भी लास्ट के 2 मैचेस में रन बनाकर मैन ऑफ द मैच लिए थे। तो मुझे लगता है कि इस साल थोड़ी बेटर जरूर हुई है चेन्नई की टीम, और कल जब ग्राउंड में उतरेंगे तो इस फॉर्मेट के सबसे बेस्ट कैप्टन जो जिसे माने जाते हैं वो है धोनी जी, और वो सही इस्तेमाल करेंगे अपने खिलाड़ियों का, सही कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं। अगर कभी गलत भी हो जाता है तो उन्हें मालूम है कि वो पूरा मौका देते हैं उस खिलाड़ी को, कोई बात नहीं कि अगर मैंने आज आपको गलती से खिला भी लिया तो फिर भी भरपूर मौका दूंगा, आप अपने आप को प्रूव कीजिए। तो वो ऐसा करेंगे, वो उनको बेस्ट लेना आता है अपने खिलाड़ियों से। जी कुछ ऐसा खास जो आप कल देखना चाहेंगे, कोई ऐसी खास बैटल्स, कोई ऐसे खास कॉन्टेस्ट जो आप कल देखना चाहेंगे?
तो देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा देखना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग की जो 11 ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या फाफ डुप्लेसी खेलते हैं कि नहीं, क्या रॉबिन उथप्पा के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करने आते हैं कि फाफ डुप्लेसी आते हैं, क्योंकि अगर फाफ डुप्लेसी खेलेंगे तो सैम करन, ब्रावो के साथ नीचे आप मोइन अली और मिचेल सेंटनर में से एक ही खिलाड़ी को खिलाएंगे, या आप एक तेज गेंदबाज लूंगी एनगीडी की तरफ निगाहें करेंगे, जेसन रेडॉफ तो जब भी टीम ज्वाइन करेंगे तो वो एक दो चीजें कि उनको 11 को लेके, क्योंकि एमएस धोनी इस तरह के खिलाड़ी है, जी हाँ एक आधा बदलाव आप जरूर करते हैं, पर जैसा पहला मैच या दूसरे मैच की जो 11 होती है ना, क्योंकि और इस बार तो ज्यादा पता लगेगा क्योंकि आप एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, तो आपकी मानसिकता साफ हो जाती है कि अच्छा आप लगभग 19-10 खिलाड़ियों से खेलेंगे। हाँ, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा, एक ऑफ स्पिनर ज्यादा कम तो आप देखते रहेंगे। कभी हो सकता है कि मिचेल सेंटनर और जडेजा एक साथ खेलें, आप ये भी देख सकते हैं कि शार्दुल माफ कीजिएगा कि कृष्णप्पा गौतम और मोइन अली एक साथ खेलें, तो वो कुछ चीजें देखने वाली होंगी। एक वो और एक सुरेश रैना को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ कि वो किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि जो उनका जो एक रोल था इस टीम में वो काफी महत्वपूर्ण था। इस बार आपके पास 2 एक्सपीरियंस बल्लेबाज आ गए हैं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी जब आप बड़ी ऑक्शन में भी जाते हैं इतने आराम से मिलते नहीं आपको बल्लेबाज। तो एक है रॉबिन उथप्पा, दूसरे हैं सुरेश रैना, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने अभी कहा। अम्पती रायडू चोटिल हो गए थे, तो बैटिंग पूरी है और ऑलराउंडर जो चेन्नई के पास है वो भी पूरे हैं। अगर आप ब्रावो, सैम करन, मोइन अली, मिचेल सेंटनर, तो उन सबका जो इस्तेमाल किस प्रकार वानखेड़े पे होता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। चिन्ना थाला खुश लग रहे हैं आपको इस बार वीरूपा जी? बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार एमएस को भी पता चल गया है कि एक बालकनी की कीमत वो जान गए हैं एमएस धोनी कि भाई इस बार बालकनी नहीं, पूरा दो बेडरूम का अपार्टमेंट दिया होगा शायद सुरेश रैना को क्वारंटाइन में, क्योंकि उनकी कमी खली थी और वो खुश भी नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने वीडियोस डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो ऐसा लग रहा है कि वो खुश हैं, क्योंकि खुश रहेंगे तो शायद बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। देखिए, अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पर, खैर मैं हूं नहीं, मुझे तो खुश लग रहे हैं, पर जैसे वीरू ने भी कहा कि 2 बैल्कनी के जो हम सुना था कि अगर सुरेश रैना कि वो कमरा बड़ा नहीं मिला है बैल्कनी, अगर ये सही बात है तो मैं तो बड़ा सैड हूं ये सुन के, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को ये, और सुरेश रैना जो इतना खेल चुके हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, कप्तान है टीम के, फ्रेंचाइजी ने आपका इतना ध्यान रखा, सीएसके ने आपको इतना संभाल के रखा, और अगर वो कारण था, होना नहीं चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ वो कारण था, तो सैड बात है कि आप ये तो मजाक की बात है, ये तो मजाक की बात है, क्योंकि ये ऐसी उड़ती खबरें दुबई से आई थी, बालकनी नहीं मिली उनको स्वीट रूम नहीं मिला, उनको 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट नहीं मिला, इसलिए वो वापस आ गए। बट एक्चुअली वजह तो ये थी कि उनकी जो फैमिली के साथ ट्रेजेडी हुई थी वो उसके कारण आ गए, प्लस उनकी टीम में कुछ बहुत सारे पॉजिटिव हो गए थे प्लेयर और स्पोर्ट्स स्टाफ, उसके कारण भी वो डर गए थे, क्योंकि उनका जो कोविड के बीच था सब कुछ। हाँ, उनका जो बेटा हुआ था वो बहुत छोटा था, तो वो उस डर के कारण भी शायद वो वापस आ गए थे। बट ये तो मजाक की बात है, जैसे लोग बस का मंच है दोस्तों, थोड़ी हंसी मजाक ना चले तो फिर क्या चलेगा, इतना समीर आपने बोला यार, और समीर आपने बोला कि वो कोविड का समय था नहीं, समय तो अभी भी है सर, वो नया समय था, अब तो हम यूज्ड हो गए, अब तो लगता है जिंदगी ऐसे चलने वाली है। पर यूज्ड टू होने के बाद भी मास्क पहन के रखिए, अभी थोड़ा ध्यान रखिए। यहीं पर आपके साथ यहाँ पर कभी लग रहा है कि यहाँ पर भी पहनना पड़ेगा ऐसे मास्क, लेकिन वानखेड़े पे होना एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या कहने नीरज जी? अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। देखिए, जो यहाँ पे आईपीएल में जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, आप फॉरेन प्लेयर्स की बात कर लीजिए, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सब यूज्ड टू हैं, आप हर ग्राउंड पे खेले हैं, हर समय मैं भी चर्चा सुनता रहता हूँ कि सीएसके ना अपने ग्राउंड पे अच्छा करती है। अरे वो तो कोई भी टीम हो, मुंबई इंडियन भी अपने ग्राउंड पे अच्छा करती है और करना भी चाहिए। अगर आपने अपने ग्राउंड का फायदा नहीं उठाया, और ये इस प्रकार का एक खेल है कि होम और अवे का जो है ना काफी फर्क पड़ता है, तो वो तो हर टीम को उठाना चाहिए, और चेन्नई सुपर किंग ने उठाया है, मुंबई इंडियन ने उठाया है, 2 नाम मेरे जहन में आते हैं, तो इसीलिए वो टीम्स आगे भी हैं। तो यहाँ पे अब जब आप बात कर रहे हैं बॉम्बे की, तो चाहे दिल्ली की आप टीम देखिए, वहां पे भी, क्योंकि बॉम्बे में छक्के बड़े लगते हैं, वीरू बेटर बता पाएंगे, तो दोनों टीम में फायर पावर पूरी है कि यहाँ पे मैं बेहतर बता पाऊंगा, आपने खाए भी है मुझसे खाने हो या मारने हो, क्योंकि बॉम्बे खाए आपसे भाई नहीं देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलर को ज्यादा पता होती, याद रहते हैं, बल्लेबाज तो क्या है भूल जाते हैं, लेकिन बॉलर हमेशा याद रखते हैं कि भाई इस ग्राउंड पे उनको पिटाई पड़ी थी, इस ग्राउंड पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। बैट्समैन की तो गिनी चुनी इनिंगें होती हैं, अगर मैं अपनी गिनी चुनी इनिंगें याद करूंगा तो मुझे 2 शतक या 80 ऐसे कुछ याद आएंगे, लेकिन बॉलर क्या है कि हर मैच में उसको अपने स्टैट्स और अपनी बॉलिंग याद आती, नहीं यार ये ग्राउंड मेरे लिए बेहतर है, यहाँ पर मैंने अच्छी की थी, यहाँ पर मैंने मैच जिताया था, यहाँ बचाया था।
तो वो है, क्योंकि बैट्समैन को देख ही बॉल आउट हो गया तो वो चला जाएगा और उसको जल्दी भूल जाएगा, लेकिन बॉलर तो 4 ओवर पूरे डाल के जाता है हर मैच में ज्यादातर। नहीं, और देखिए ये ग्राउंड ऐसे भी हैं कि यहाँ पर आप बच नहीं सकते। अगर आप आउट करने जाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे वो सोच होनी चाहिए बतौर खिलाड़ी, आप चाहे आप स्पिनर हो चाहे आप तेज गेंदबाज हो। क्योंकि जैसा वीरू ने कहा ना कि यहाँ पे बैटिंग का तो वो वाला काम है कि यहाँ पे अगर आपने 4 डॉट भी खेली ना, फिर भी आप 2 गेंद पे 10 रन या 12 रन बना सकते हैं। पर आज जैसी जो पिच थी वहां पर अगर 4 डॉट विराट कोहली ने भी खेली ना या एबी डिविलियर्स ने भी खेली तो बतौर बल्लेबाज ना आप मचलने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है यार ये ओवर ना मुश्किल है। तो वो ग्राउंड इस तरीके का है। और यहाँ बात कर रहे हैं चाहे वो ऋषभ पंत की टीम हो, उसमें अजिंक्य रहाणे भी हैं, उसमें शिखर धवन भी है, उसमें क्रिस वोक्स भी हैं, उसमें स्टॉइनस भी हैं, दूसरे और सीएसके में इतना अनुभव है। तो हर जगह आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। और दोनों की दोनों टीम घर के बाहर खेल रही है, ऐसा नहीं कि कोई एक की बॉम्बे के साथ आप खेल रहे हैं। तो रूल सबके लिए बराबर है। और सीएसके एक ऐसी टीम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जहां पर पिच धीमी होती है ना वहां वो अच्छा करते हैं जी, यहाँ पर भी उनके पास दमखम है कि यहाँ पर भी अच्छा वो कर सकते हैं। चलिए, दमखम हम सब में बहुत सारा है क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत है। हम आप सबसे कल मिलेंगे। थैंक यू नेहरा जी, आपका भी होम है, ये हमारा अवे है। मैं बैठा हूं ऑफिस में विरूपाजी होटल रूम में। हम आपसे कल मिलेंगे 6:50 पे। दूसरा मैच लेकर आएंगे आपके सामने, वो है चेन्नई और दिल्ली के बीचों बीच, और मुलाकात होगी आपसे क्रिक बस के इस मंच पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।